दोस्तों, मैंने अखबार में पढ़ा कि निगम के कर्मचारियों द्वारा कोचिंग चलाने वालों पर जो ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उन पर चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 17 कोचिंग संस्थानों पर चालान किया गया और उस पर कार्रवाई भी की गई। अब मैं बोलता हूँ कि आपको शर्म नहीं आती कोचिंग चलाने वालों पर चालान करते हुए? मैं आपको बता दूं कि 1% से भी कम ऐसे कोचिंग संचालक होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहती होगी कि अगर एक आध साल पेमेंट ना भी मिले, एक आध साल बच्चे ना भी आए तो भी चला ले, लेकिन जैसे तैसे हालत वो भी पहुंच जाएंगे। और 99% से ज़्यादा ऐसे कोचिंग चलाने वाले हैं जिनका अगर एक स्टूडेंट एक आध महीने की देरी कर ले जाए तो उनकी बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, उधारी वगैरह लेने की जो नौबत आ जाती है। चाहे लॉकडाउन का गाइडलाइंस निकले या अनलॉक का गाइडलाइंस निकले, हर चीज़ में एक बार साफ साफ कह दिया जाएगा कि कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो अब बताइए, आप वो कोचिंग संस्थानों को बंद भी कर दिए हो, क्लियर लीगल आदेश दिए हो कि कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, और आप उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं दे रहे हो, तो क्या करेंगे? अब आप उनके पास एक ही रास्ता छोड़े हो, या तो भूखे आप और अपने परिवार सहित मर जाओ, और नहीं तो आप छिप छिप के क्लास चलाओ। अब मैं आपको कहता हूं, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति होती कि या तो आप भूखे मरो या तो कानून विरोधी काम करो, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप अपना जीवन अच्छा करोगे। तो कोचिंग संचालक के पास ये रास्ता छोड़े आप कहाँ हो? और उसमें भी बेचारा पूरा का पूरा जून महीने तक, जुलाई की शुरुआत तक भी वो बेचारा देखा। अब न चाहते हुए पेट की आग और बच्चों का भूख और तड़प देख नहीं पाया, तो वो बेचारा अपना कोचिंग चालू करता है। और ऐसा नहीं कि कोचिंग चालू किया और उसके बाद बच्चे भर गए पहले की तरह, एक बच्चे दो बच्चे को बहुत मनाता है तब आकर बैठते हैं, और उसमें भी आप छापा मारते हो, उस पर चालान कसते हो। शर्म नहीं आती? मैंने सुना था कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, लेकिन यहाँ पर तो कोचिंग संचालक का आमदनी 0 है और आप चालान के रूप में उस पर खर्च रुपया कर दे रहे हो। यहाँ तो आमदनी 0, खर्च रुपया हो गया। और ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग संचालक बच्चे को बैठ के पढ़ा रहा तो बच्चे उनको पैसा दे रहे हैं, स्टूडेंट भी उनसे बार्गेनिंग पर उतर आए हैं। स्टूडेंट को पता है कि वो कैसे भी करके कोचिंग वाला मुझे पढ़ाएगा ही। वो स्टूडेंट भी सीधे बोलता है 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे। कोचिंग संचालकों को डर भी लग रहा है कि कहीं बच्चे मेरे हाथ से छटक न जाए, बाद में मेरा क्या होगा। कई कोचिंग संचालकों को तो पैसे ही नहीं मिले और उस पर भी आप आके छापा मारते हो। मैंने कोचिंग संचालकों को यूट्यूब चैनल में आकर रोते हुए देखा है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कि सर हमें कोचिंग खोलने की इजाज़त दे दीजिए, स्थिति खराब है। एक कोचिंग संचालक बोल रहा था कि ये जो मैं कोचिंग में एसी लगाया हूँ ना, वो एसी इसलिए नहीं लगाया हूँ कि इससे मैं ठंडी हवा ले सकूँ, इसलिए लगाया हूँ कि बच्चे हैं वो ठंडी हवा ले सके और चिल्ल होकर पढ़ सके। और मेरा जो कमरा है ना, मतलब मेरा जो ऑफिस है, उसमें कोई एसी नहीं है, मैं गर्मी में ही बैठता हूँ। और वो बेचारा सेटअप तैयार किया और उसी टाइम लॉकडाउन लग गया। तब से तो बेचारा भूखा बैठा है, कर्ज वगैरह लेके पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया है। क्या आपने कभी उनकी सूद ली? अगर आपको लगता है कि कोचिंग चलाने से देश में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, तो आप उन कोचिंग संचालकों को कंपनसेशन तो दीजिए। अब आप कहेंगे देश की भलाई के लिए कुछ तो परेशानी उठानी पड़ेगी, तो मैं उन महान देशभक्तों से, उन महान देशभक्त नेताओं से कहना चाहता हूँ कि परेशानी केवल जनता ही क्यों उठाए? परेशानी केवल कोचिंग सहित और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर, जैसे सिनेमा हॉल वाले हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, केवल वही क्यों उठाए? परेशानी आप ना उठाए। आप भी पूरे कोरोना काल के समय लॉकडाउन में आप खुद और अपने पूरे कर्मचारियों को 1 रुपये भी पेमेंट मत दीजिए। आप भी मुफ्त में जन सेवा कीजिए। और हम इतने बेरहम नहीं है कि आपको ये राय देंगे कि आप भूखे पेट काम करिए, नहीं। हम आपको ये कहते हैं आप 35 किलो चावल लीजिए, दाल लीजिए, वही लीजिए जो देश के सभी लोग को मिलता है, जो गरीबी रेखा वालों को मिलता है। आप सीधे सीधे ऐसा क्यों नहीं कह देते? देखिए, कहीं पर आप भर पेट खाएंगे और बाकियों से उम्मीद करेंगे या बाकियों को ये उपदेश देंगे कि दूसरे के लिए भूखे पेट काम करो या देश के लिए भूखे पेट रहो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा और ये आपकी नैतिकता भी नहीं कहती। देश में 6 महीने से लॉकडाउन लगा है और आप और आपके सरकारी कर्मचारी 6 महीने से पेमेंट ले ही रहे हैं। अगर आपको सचमुच
ऐसा चाहते हैं आदर्श स्थापित करना, सचमुच चाहते हैं जनता आपकी बात माने, तो आप अपना पेमेंट बिल्कुल छोड़िए और अपने पूरे कर्मचारियों को पेमेंट मत दीजिए, शुद्ध रूप से मत दीजिए। और क्षतिपूर्ति के तौर पर पूरे देश में एक समान व्यवस्था करते हुए सभी को 35 किलो चावल, 2 किलो दाल, पर व्यक्ति जितना पड़े बस उतना ही लेके गुजारा कीजिए। तब लगेगा ना कि आप देशभक्ति कर रहे हैं। एक कोचिंग वाला बेचारा बोर्ड पर अपना नाम लिखता है, अकाउंट नंबर लिखता है और स्टूडेंट लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया है, आज मैं मुसीबत में हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा नाम है, इस पर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी भेज दो, लॉकडाउन तक मेरी स्थिति ऐसी है। तो क्या आपको वहाँ नहीं सोचने को बनता है? क्या आपको वो नहीं दिखता कि कोचिंग वाले की हालत क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं, अब अलग अलग जगहों पर कोचिंग वाले भी आत्महत्या करें, आप उसका वेट कर रहे हैं? या आप तभी मानेंगे जब कोई 4-5 कोचिंग वाले आत्महत्या कर देंगे? अरे अंग्रेजी सरकार भी जब कर लगाती थी ना, तो ये कहती थी कि पूरे के पूरे उसके कमाई का 1/6 भाग कर लगाऊंगा। अरे बहुत बेरहम अंग्रेज होता था ना, तो पूरे कमाई का आधा कर्ज ले लेता होगा, बहुत बेरहम कोई होगा तब। लेकिन आप तो है कि कमाई हुआ ही नहीं है और उसके बाद भी चालान के रूप में आप उससे टैक्स ले रहे हैं। और जिनका टैक्स नहीं कट पा रहा है वो बेचारे या तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और पढ़ा भी रहे तो भय के साथ पढ़ा रहे हैं। आप जब कंपनसेशन नहीं दे सकते तो आपको क्या हक है किसी भी संस्थान को बंद करने का? आज गांधी जयंती है और आज गांधी जयंती के दिन मुझे गांधी जी की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है। वो स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो देश के सारे शराब दुकानों को बंद कर दूंगा, शराब फैक्ट्रियों को बंद कर दूंगा, वो भी उनको बिना क्षतिपूर्ति दिए। तो यहाँ पर बिना क्षतिपूर्ति दिए को जरा ध्यान दीजिए, मतलब कि उनका ये कहना था कि शराब फैक्ट्री या शराब का धंधा ही एक ऐसा धंधा है जिनमें बिना क्षतिपूर्ति दिए बंद किया जा सकता है, और उसके अलावा कोई भी धंधे को बिना क्षतिपूर्ति दिए बंद कराना उनके साथ जुल्म है और अत्याचार है। और कोचिंग वाले सहित और भी बहुत सारे धंधों को बिना क्षतिपूर्ति दिए बंद कराए हैं तो ये जुल्म है उनके साथ। और सबसे बड़ा अनैतिकता का चरम सीमा तो ये है कि आप अपने कर्मचारियों को, आप अपने काम करने वाले लोगों को भरपूर पेमेंट दिए। ये क्यों आपकी बात को मानेंगे लोग? किस आधार पर आपकी बात को माने? मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मुंह सुनता हूँ और ऐसे लोगों के मुंह सुनता हूँ जो कोचिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड तो है ही नहीं। वो कहते हैं कि सरकार आपको ऑनलाइन पढ़ाने की तो अनुमति दे दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा इंटरनेट स्पीड यहाँ कितना तगड़ा है। अरे नेटवर्क का तो ये प्रॉब्लम है कि ठीक से बातचीत हमारी नहीं पहुँच पाती, तो हमारे वीडियो और डाटा कैसे पहुँच पाएगा? हमारी जब आवाज़ शुद्ध केवल आवाज़ जाना है तो नहीं पहुँच पाता। तो ऑनलाइन क्लास में तो वीडियो भी जाना चाहिए, आवाज़ भी जाना चाहिए, तो वो दोनों कैसे उम्मीद कर सकते पहुँचेगा? और जब कोई टीचर ऑनलाइन क्लास लेता है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो रेडी ही नहीं होता, और स्टूडेंट अगर रेडी हो भी जाता है ना, तो जब नेटवर्क बार बार आता है जाता है तो स्टूडेंट कंझटा के छोड़ देता, बोलता है सर आप ऑफलाइन पढ़ाओगे ना सर, तभी चालू करेंगे। सरकार को अनुमति देने दो, जब अनुमति देगा तब चालू करेंगे। और ले दे के स्टूडेंट को जो रोक के रखा है ना, वो स्टूडेंट भी असमंजस में पड़ा है कि सर को फीस दूं या ना दूं। आज भी स्कूल की बात तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि कितना पढ़ाई चल रहा है, कितना पढ़ाई नहीं चल रहा है। सर जो पढ़ाते हैं स्कूल के बच्चों को फॉलो करते हैं और उसके बाद रख देते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता, इसलिए छोटे बच्चों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल व्यवस्था है। मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ये जानते हैं कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, सही चल रही है गलत चल रही है। वो बच्चे हैं कॉलेज के बच्चे। और मैंने कॉलेज के 100 से ज़्यादा बच्चों से बात पूछा है कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे ऑफलाइन पढ़ना चाहोगे। उसमें से 90 से भी ज़्यादा बच्चों ने, 90% से ज़्यादा बच्चों ने यही बात बोला है कि नहीं सर हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। और कई बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया तो भी वो बोलते नहीं सर नेटवर्क चल जाता है, नहीं जमता सर, ऑफलाइन से अच्छा कोई साधन नहीं है। और टीचर भी अभ्यस्त नहीं है ऑनलाइन के लिए। और इस तरह कॉलेज के जो बच्चे इस साल ऑनलाइन पढ़ाई एक तो कर नहीं रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो संशय की स्थिति में है। अगर आप छत्तीसगढ़ के देखेंगे तो दुर्ग यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी,
ये सब की क्लासेस ऑनलाइन नहीं चलती है। इसी साल कोई कोई टीचर पढ़ाना शुरू किए हैं और कुछ कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो आश्वस्त नहीं इसको लेके, टीचरों को फीस पे नहीं कर रहे हैं। तो मतलब टीचर तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास की अनुमति दे दिए? और अगर आप ये लॉजिक देते हो कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं, तो हर टीचर को ढूंढ लो और उनके जो बच्चे थे जो पिछले साल, उतने बच्चे ऑनलाइन के लिए रजामंदी कर दो। आप उतने बच्चों को रजामंदी करवा लो भाई, और तब फिर आप उन लोग को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। टीचर को क्या ज़रूरत है? रूम किराए पर लेगा, फिर पेट्रोल जला के जाएगा, फिर आएगा। टीचर भी को भी सुविधा इससे मिल जाएगी। देखिए, फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि कोचिंग संस्थाओं को बिना क्षतिपूर्ति दिए बार बार बंद कराना, और जो बेचारे भूख की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देख पा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज हो रहा है, ऐसे कोचिंग संचालक जो हर जगह से पैसे ले लिए हैं, अपने भाई से, बहन से, अगल से, बगल से, पड़ोसी से। पहले तो 1000-2000 लेते थे, फिर 500, फिर 200। अब तो ऐसा कोचिंग संचालक दिन आ गया कि 10-20 रुपये लेके गुजारा कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को ऐसी मोहताज हालत में नहीं देख पा रहे अपने परिवार को, इसलिए बेचारे न चाहते हुए भी गैर कानूनी ढंग से कोचिंग खोल के बैठते हैं, और उसमें भी बड़े बेशर्मी से चालान आके काट देते हैं। जो चालान काटते हैं ना निगम वाले, उन निगम वालों का भी हाथ कांपता होगा, लेकिन क्या करें बेचारे, ऊपर से ऑर्डर आया है कि काटना है। निगम वाले जानते होंगे कि बेचारे का कुछ इनकम नहीं है, मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन ये सत्ता में बैठे, लेकिन ये ऊपर बैठे शीर्षस्थ पर, अब वो पता नहीं कैसे बोलते हैं कि हम आम लोगों के बीच से आए हैं, हम इतने परेशानी झेल के आए हैं। अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोग क्या सोचकर ये बार बार ऑर्डर निकाल रहे हैं कि कोचिंग क्लासेस नहीं चलेगी ऑफलाइन। और मैं मानता हूँ नहीं चलनी चाहिए, कोरोना फैलने का डर है, तो क्षतिपूर्ति दीजिए ना यार। नहीं तो उससे अच्छा ऑर्डर निकाल दीजिए कि पूरे जितने जो काम धंधे वाले हैं, जिनका कोचिंग वाले हो गए, सिनेमा हॉल वाले हो गए, सबको रूम से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाए, पहरा डाल दीजिए, और 2 दिन नहीं निकलेंगे, 4 दिन निकलेंगे, मर जाएंगे अंदर ही। सबको सीधे समाप्त कर दीजिए ना यार, उससे भी जनसंख्या कम हो जाएगा, कोरोना कम फैलेगा। उसके अलावा और क्या चारा बचा है? आप प्रशासन का पहरा डाल के उन लोगों को बाहर ही मत निकलने दीजिए, खाना पीना सब बंद करा दीजिए, वैसे है भी नहीं उनके पास। आप सबको खत्म कर दीजिए, देश की जनसंख्या भी कम और कोरोना का खतरा भी कम। और वैसे आप लोग के लिए शिक्षा तो कोई मायने रखता नहीं है, तभी तो अनलॉक 5 में भी सारे चीज़ों को खोल दिए, सारे व्यवसाय खुल गए, और कोचिंग को भी खोला एकदम आखिरी में। तो भी ये कहते हुए खोला कि अब राज्य सरकार देखेगा कि कोचिंग खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। आप लोग के लिए पढ़ाई लिखाई से तो कोई उतना मतलब है नहीं, आपको मतलब है शराब भट्टी होनी चाहिए, एकदम शुरू से ही ओपन है, उद्योग धंधे होने चाहिए, उद्योग धंधे का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षा भी तो चीज़ है, लोग शिक्षित होंगे तभी तो उद्योग धंधे को सुचारू रूप से चला पाएंगे, नहीं तो हमें इंजीनियर बाहर से मंगाने पड़ेंगे। आज हमारे देश में दक्ष इंजीनियरिंग क्यों नहीं है? इंजीनियरिंग करके लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनमें दक्षता की कमी है, इनकी शिक्षा पर उतने तगड़े तरीके ध्यान नहीं दिया गया है। आज मैं बोलता हूँ, आज लॉकडाउन के कारण जो कोचिंग संस्थाएं जो बंद रही, उसके कारण आज जो बाकी क्लासेस को जनरल प्रमोशन दिया गया है, और फाइनल ईयर वाले को भी फॉर्मेलिटी के तौर पर जो एग्ज़ाम लिया गया है, जो बच्चों को व्हाट्सएप में या किसी और मीडिया के साधनों से जिस तरह से मैसेज व्हाट्सएप में आ गया या किसी भी तरह क्वेश्चन पेपर आ गया और बच्चा उसको लिख कर भेज दे रहा है, तो बच्चा तो पूरा नकल मार के लिख रहा है। अब वैसे पास बच्चे में इंजीनियरिंग दक्षता कितनी ज़्यादा होगी, ये किसी से छिपा नहीं है। और इनमें गलती वो बच्चों की नहीं है, इनमें गलती सरकार की है। सरकार जब कोरोना काल में सब्जी बेचने को अलाउ की, एक सब्जी वाला एक ठेला लेके आया ना, तब चारों तरफ घेर लेते थे लोग। सब्जी मंडियों में जाके देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रहता था, अच्छे से भीड़ चिपक के लोग खड़े रहते थे, तब कोरोना नहीं फैला। जब उनको इजाज़त दे दिया, क्योंकि वो सब्जी वगैरह जरूरी चीज़ था। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा भी उतनी ही जरूरी चीज़ है। हो सकता है कि आपको गहन निगरानी रखना पड़ता, लेकिन आपको कोचिंग वगैरह या पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो भी बहुत जरूरी चीज़ थी। जिस तरह से जनरल प्रमोशन मिला है सभी स्कूलों को, कॉलेजों को, और जिनका जनरल प्रमोशन नहीं मिला, जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, उनको जिस तरह से कॉपियाँ लिखने को मिली है ना, ये हमारी दक्षता के साथ एक खिलवाड़ है, एक मजाक है।
और आज भी जिस तरह से कोचिंग संचालकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कितने कोचिंग संचालक ऐसे होंगे जो अपना कोचिंग का धंधा छोड़ देंगे, और इसका असर शिक्षा पर कितना तगड़ा पड़ेगा ये सब जानते हैं। देश में कोई भी ऐसा स्टूडेंट या बड़ी बड़ी एग्जामों का जो रिजल्ट है, इनके लाने में कोचिंग वाले की बहुत तगड़ी भूमिका होती है। और जिस तरह से कोचिंग क्लास बंद कर दी है ना, वो देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। देश की क्वालिटी में, देश की दक्षता में बहुत बड़ी मिलावट हो गई है, और जिसका परिणाम हमें अब उद्योग धंधा या हर जगह, क्योंकि यहीं से हर जगह लोग पहुंचेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कोचिंग संचालकों और शिक्षा के प्रति मेरी गहरी पीड़ा थी जो मैंने आपके सामने व्यक्त कर दिया। हो सकता है कि मेरे बताने में कुछ गलती भी हुई होगी। मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं सर्वज्ञानी होने का दावा करता हूँ अपने आप को। अगर मेरे में कुछ गलती होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी चीज़ होगी तो आप इसको सबको समझाइएगा, सब जगह बताइएगा, और आप अपने तरफ से भी प्रयास कीजिए कि सब जगह ये बात पहुँचाने का, सरकार तक पहुँचाने का, कि कोचिंग संस्थानों के बंद करने से देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम वीडियो को ही अन्य जगह शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।